यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये डाउट आता है कि इसका नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही क्यों रखा, सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों नहीं रखा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये लॉ पूरे यूनिवर्स में सेम तरीके से काम करता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने ग्रेविटेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। इस लॉ की डिस्कवरी को न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका में लिख कर रखा था, जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी को मैथमेटिकली प्रूव किया, क्योंकि साइंस में ना चीजों को तभी माना जाता है जब उसका प्रूफ होता है। तो आइए समझते हैं कि न्यूटन का ये लॉ कहता क्या है। ये लॉ कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to the masses of object and inversely proportional to the square of distance between them। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, तो सिंपल वे में देखें तो इस यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर उनका कुछ मास हो और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो तब। इसको अगर मैथमेटिकली देखें तो कुछ इस तरीके से न्यूटन ने डिफाइन किया। जैसे मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से एक का मास m है, कैपिटल M, और दूसरे का मास है स्मॉल m। यहाँ हम लोग m1 और m2 भी ले सकते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो अब न्यूटन कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू m। इस साइन को प्रोपोर्शनलिटी का साइन बोलते हैं। उसके बाद न्यूटन कहते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, सो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसको इस तरह से बोला जाता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं तो हमें मिलता है F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू m अपन r स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इसकी जगह इक्वल का साइन लगाकर कुछ कांस्टेंट लगाना होता है, सो F इज इक्वल टू g/mm अपन r स्क्वायर। यहाँ पे g क्या है, तो g यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमें पूछी भी जाती है। आप में से किसी को डाउट आ सकता है कि ये यूनिट कैसे लिखी, तो हमने ये यूनिट इस फॉर्मूले से ही लिखी है। जैसे कि हमारा फॉर्मूला है F इक्वल टू g/mm अपन r स्क्वायर, तो यहाँ से g की वैल्यू होती है g इक्वल टू FR स्क्वायर अपन mm। तो यहाँ पर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर और मास की किलोग्राम। इन सबको इसमें पुटअप करते हैं तो बन जाता है g इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर अपन kg, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर। चलो, ये सब तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग अपने इमेजिनेशन पावर को ऑन करके प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, यानी दोनों ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा दोनों को। मास का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट में मैटर कितना भरा हुआ है। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन थी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी उन दो ऑब्जेक्ट के बीच जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही फोर्स कम लगेगा। जैसे चुंबक में होता है, चुंबक को जैसे ही दूर ले जाते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों में डिस्टेंस बढ़ गई। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है, लेकिन ये फोर्स बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में ही दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट डाउट हो सकता है कि छोटे ऑब्जेक्ट्स ही हमेशा बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ क्यों मूव करते हैं, ये फोर्स बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के पास ही क्यों होता है। तो इसको भी न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया है, जो कहता है कि F इज इक्वल टू ma। अगर इसको ऐसे लिख दे तो A इक्वल टू F/m, यानी इस इक्वेशन का मतलब है कि मास ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन कम होगा, या फिर मास कम हो तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अगर आपको एक्सेलरेशन का मतलब पता नहीं है तो अभी के लिए आप एक्सेलरेशन को मूवमेंट या मोशन समझ लो। सो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है
कि जिसका मास ज़्यादा होता है वह ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, और इसीलिए मास ज़्यादा होने की वजह से इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। सो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।